नाज़रीन आदाब, मैं नाइश हसन। आज हम बात करेंगे प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी से। रूपरेखा वर्मा जी लखनऊ विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र की विभागाध्यक्ष रहीं। आप कला संकाय की डीन भी रहीं। इसके अलावा आपने लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का पद भी काफी समय तक संभाला। आपकी पर्सनालिटी के मुख्तलिफ पहलू हैं। आप बेहद उम्दा समाजकर्मी हैं, महिलाओं के अधिकारों पर बहुत कमिटेड कार्यकर्ता के तौर पर काम करती हैं, जमीनी स्तर से बहुत जुड़ी रहती हैं। आप मानव अधिकार की जबरदस्त पैरोकार हैं। सांप्रदायिकता के खिलाफ आपका काम बहुत ही जमीनी स्तर का है। हालिया दो उदाहरण अगर मैं दूं, सिद्दीक कप्पन और बिल्किस बानो के मामले में आपका बहुत ही अहम रोल रहा है। एक बेहतरीन वक्ता और बहुत उम्दा लिखने वाली, साथ साथ एक और बात कि आप बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। हालांकि आप बहुत कम लिखती हैं, लेकिन बहुत उम्दा कविताएं लिखती हैं। तो आज हम उनसे एक अहम मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। हम चलते हैं सीधे रूपरेखा जी के पास और करते हैं उनसे बातचीत। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हम आपसे एक दो सवाल करेंगे। जो अभी हाल में आपने देखा होगा, 6 जनवरी को एक नया प्रस्ताव यूजीसी का आया है, जिसमें ऐसा अब खबर आ गई है कि अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट की जरूरत नहीं है, फिर पीएचडी की जरूरत नहीं है, और तमाम वो लोग जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, या और कोई जिसमें कहा गया है कि अपनी फील्ड में महारत हो, वो आ सकते हैं और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इस पूरे प्रस्ताव को, हालांकि अभी ये प्रस्ताव है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो आपने बातें बताई हैं, ये एक प्रस्ताव नहीं है, बहुत सारे प्रस्ताव हैं। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इसे अभी चर्चा के लिए छोड़ा है। कई बातें हैं इसमें। एक तो जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है, जो हर प्रदेश में गवर्नर ही एक्स ऑफिशियो अपने पद के कारण वो चांसलर यूनिवर्सिटीज के होते हैं। कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अलग से चांसलर अपॉइंट होते हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी दूसरी प्रक्रिया है। वरना जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें गवर्नर ही पदेन यानी एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं। और जो वाइस चांसलर का चुनाव होता है, वो अभी तक जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के अपने एक्ट हैं, हर यूनिवर्सिटी का अलग एक्ट है, लेकिन वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए करीब करीब एक सा कम से कम उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो तरीका है वो ये है कि एक तो यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक एक्सपर्ट का नाम रेकमेंड करती है, एक जुडिशियरी से आता है, जो हाई कोर्ट है वहां से आता है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, और एक शायद गवर्नमेंट से या चांसलर के यहाँ से आता है, कुछ ऐसा है। सब चीजें मुझे अभी याद नहीं रही हैं, लेकिन फर्क जो तबके हैं समाज के, उनका एक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रीडर, प्रोफेसर, लेक्चरर, सभी तरह के जो सीनियरिटी, फर्क सीनियरिटी के टीचर्स हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होता है। शहर के लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन वहां पर होता है, सरकार का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो पूरा जो एक समाज का ढांचा है, उसका एक प्रतिनिधित्व वहां हो जाता है। अब जो प्रस्ताव जो तमाम सारे आए हैं यूजीसी के, उनमें एक ये है कि चांसलर की पावर्स बढ़ाई जाएंगी, और वो अपनी तरफ से किसी को भी जो नियुक्ति का पैनल है, उसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति का, उसमें अपना एक नॉमिनी रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चांसलर खुद तो नियुक्ति करने वाले हो गए, उस पैनल के चेयरपर्सन हो गए, दूसरा एक अपना भी आपने रख दिया। अब एक ठो या दो ठो और अगर आ जाएंगे तो आपका पलड़ा तो बराबर भारी रहेगा। तो वैसे भी लोग सत्ता के सामने मुंह नहीं खोलते हैं, और इस समय तो कुछ ज्यादा ही जोर से हम देख रहे हैं कि मुंह बिल्कुल जकड़ गया है, नहीं बोल पाते हैं। उसका खामियाजा इतना ज्यादा भुगतना पड़ता है। ऊपर से जब आप कानूनी तौर से, जब बिना कानून बने ही इतना दुरुपयोग सत्ता का हो रहा है, तो जब कानूनन चांसलर को एक और अपना नॉमिनी देने का
तो पूरी तरह से जो सरकार कहेगी वो उनके अपॉइंट किया हुआ गवर्नर है, वही पदेन हमारा चांसलर है, वो अपना एक रख के जो मनाएगा कर देंगे। तो मुझे तो लगता है कि यूजीसी को साफ साफ इतना कॉम्प्लिकेशन हटा के कह देना चाहिए कि पूरी पावर चांसलर की, चाहे जिसको चाहे उसको बिठा दे कुलपति बना के। एक तो बात ये, और दूसरा ये कि पहले भी ये होता था कि कोई आईएएस ऑफिसर बना के वाइस चांसलर भेज दिया गया, लेकिन फिर इसके बारे में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, शिक्षाविद हैं, उन्होंने डिस्कशंस किए, अपने प्रस्ताव भेजे और ये कहा कि भाई शिक्षा जगत से ही आना चाहिए। जो शिक्षा खुद, उसे टीचिंग का एक्सपीरियंस है, जो शिक्षा का माहौल जानता है, शिक्षा के बारे में या जिसने काम किया हो, तो कोई एजुकेशनिस्ट ही आना चाहिए और खुद उसके पास किसी विषय की डिग्रीज होनी चाहिए, पीएचडी हो। तो ये बन गया था, फिर यही एक चलन बन गया था। अब उसमें रिलैक्सेशन दे दिया है कि कोई भी जिसने अपने फील्ड में अचीवमेंट किया हो, तो अचीवमेंट हम मानेंगे मूर्ति साहब का मानेंगे, जो भी 70 घंटे काम करने की बात जो करते हैं, या अभी जो एलएनटी वाले ग्रुप का आया है कि 90 घंटे करना चाहिए, वरना आप क्या बीबी को निहारेंगे बैठ के। अब इन लोगों ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अचीवमेंट बहुत बड़े बड़े किए हैं, प्रॉफिट ही वहां पर एक मानदंड है, प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े किए हैं, तो मान लीजिए अचीवमेंट हो गया। अचीवमेंट को परिभाषित नहीं किया गया, अचीवमेंट की परिभाषा, और अगर आप वो कर भी लें कि आपने नए मानक स्थापित किए हों, ये हम कह सकते हैं, तो आपने कॉर्पोरेट बॉडी को अच्छे से चलाने में, प्रॉफिट में, और देश पे को अगर मान लीजिए आपने नई चीजें यहीं की यहीं बनाने का कर दिया, ये मानक हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि तब भी हम ये नहीं मानना चाहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ बिजनेस नहीं करनी है, हमें शिक्षा और बिजनेस का अंतर समझना चाहिए। जी, जी। कि शिक्षा में हम हर एक को नहीं बिठा सकते हैं। और आपको याद होगा कि बहुत पहले जब कुमार मंगलम, तब भी भाजपा की ही सरकार थी केंद्र में, कि कुमार मंगलम बिरला को उन्होंने की सदारत में एक कमेटी बनाई शिक्षा जगत में सुधारों के लिए। तब भी हम लोगों ने मुखालिफत की थी इस बात की कि कुमार मंगलम बिरला भाई शिक्षा के बारे में क्या जानते हैं, और शिक्षा में जो जान है शिक्षा की, वो लिबरल आर्ट्स हैं, लिबरल सब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, इतिहास है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, और कॉमर्स तो उसकी जान नहीं, कभी नहीं माना गया विश्वविद्यालयों की जान, जिनको हम लाइट हाउस सोसाइटी के कहते हैं। तो एक सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये वाला सुझाव है। तो मैम, क्या इससे हम ये समझें कि अब सिर्फ पॉलिटिशियन या उद्योगपति ही वाइस चांसलर की उसमें आगे होंगे, फहरिस्त में वही नहीं, ये तो देखिए निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकलता है, क्योंकि ये नहीं कहा गया है सुझावों में जो यूजीसी ने भेजे हैं कि वही होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने एक जनरल दिया है कि किसी भी फील्ड में अचीवमेंट करने वाला हो सकता है। पहले था कि एकेडमिक जगत में करने वाला, विद्वत गणों के बीच में से आप चुनेंगे। अब उन्होंने एक रास्ता खोला है, तो रास्ता खोलने का मतलब ये नहीं है कि अनिवार्य है कि कॉर्पोरेट दुनिया से ही आएंगे, ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन रास्ता खुल गया है, रास्ता खुल गया, ये चिंता की बात है। और जब ये कोई भी गलत रास्ता खुलता है तो उसके बहाने गलत अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, एक होंगे तो 20 होंगे। तो बात ये नहीं है कि अब सिर्फ वही लोग होंगे, लेकिन बात ये कि एक भी गलत होने का रास्ता क्यों खुले, बात ये है। तो ये तो थी वाइस चांसलर के लेवल की बात। और दूसरी, जो बच्चे पहले ग्रेजुएशन करते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट की तैयारी करते थे, पीएचडी, इसमें कुल मिला के 10 साल उनका लग जाता था और मेहनत से पढ़ते थे। उसके बाद भी वो 10 साल तो बहुत कम के, लेकिन कम में हो जाता था, लेकिन फिर भी करीब 7-8 साल तो जरूर ही लगते हैं, लगेगा बिल्कुल। और उसके बाद भी वो अपने आप को एक मतलब विद्वान नहीं मान सकता था, फिर भी वो पढ़ता था, पेपर्स लिखता था। तो क्या अब जब ये हटा दिया गया है तो कोई भी एक्सपर्ट आएगा और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा? अगर आपने
मैथ्स पढ़ी है तो आप संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। ये कहा है उन्होंने कि एमए चाहे आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट किसी में में, ना हाँ, किया हो, लेकिन अगर आपने पीएचडी उस सब्जेक्ट में की है, हाँ, पीएचडी डिग्री होगी, रिक्वायर्ड है, लेकिन ये कुछ लोग ऐसा करते हैं। जी, आप कुछ कह रहे हम हैं? कह रहे थे जैसे हमने मान लीजिए बीए में इकोनॉमिक्स पढ़ा, हमने एमए में इकोनॉमिक्स पढ़ा, फिर हमने उसी इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया, तो हमारे अंदर कुछ लियाकत आ जाती है ना। और ऐसे हमने कुछ भी नहीं पढ़ा और सीधे हम किसी एक सब्जेक्ट में चले गए कि अब भाई हम इसमें पीएचडी करेंगे, तो क्या उतनी उसमें लियाकत की गुंजाइश होती हाँ, है? ये सवाल वाजिब है और यही चिंता हम लोगों की, ये दूसरा पॉइंट बिंदु है चिंता का कि अब देखिए पीएचडी का होता यह है कि कोई भी इंटरडिसिप्लिनरी के बहाने ऐसे सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए एनरोल हो सकता है जो कि जिसमें उसने बेसिक जो चीजें हैं वो नहीं पढ़ी हैं, और ये हो सकता है कि वो एक अच्छी पीएचडी निकाल भी दे, इसमें हम वो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जब बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, ये मेरे ख्याल से 80s के दशक 1980s में आया या और थोड़ा पहले आया हो। केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट हुआ करता था, बायोलॉजी बिल्कुल अलग हुआ करता था। लेकिन अगर किसी ने कुछ इनके बीच के संबंध देखे, शुरुआती दौर में ये रहा होगा और उसने कुछ रिसर्च की होगी, उसके बाद वो एक सब्जेक्ट के रूप में आया। लेकिन उसके पहले अगर कुछ उसने ऐसी अच्छा काम किया है तो वो विद्वान तो कहलाएगा। लेकिन पढ़ाने के लिए हमें ये बात समझनी चाहिए, यूजीसी को, सरकार को और सभी को, वाइस चांसलर को, कि पढ़ाने के लिए कई हिस्से हैं ज्ञान के, वो सब देने होते हैं। हमें कुछ तो सूचनाएं कि अभी तक जो काम हुए हैं, अभी तक जिस तरह के सिद्धांत आए हैं, विचार आए हैं, जिस तरह की खोजें हुई हैं, हमें उसका ज्ञान भी देना पड़ता है। फिर उनकी क्रिटिक के लिए भी हमें दिमाग को तैयार करना पड़ता है कि किस तरह की क्रिटिक्स आई हैं। तो पूरा जो उस सब्जेक्ट में सिद्धांतों का इतिहास रहा है, हमें वो भी बताना चाहता है। उनके प्रति एक क्रिटिक भी हमें बच्चे को बतानी पड़ती है, और उसके आगे कोई नई दिशाएं अगर खुल सकती हैं तो वो भी बताना पड़ता है, और उसी के साथ विषयों का अंतर संबंध भी बताना होता है। तो ये बात जो आपने उठाई है वो वाकई मुझे भी उसकी चिंता है, और ज्यादातर शिक्षाविद चिंता प्रकट कर रहे हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को अब जरूरी नहीं मानते हैं उस विषय में टीचर बनने के लिए, यूनिवर्सिटी टीचर बनने के लिए, तो यहाँ भी गड़बड़ होगी कि वो एक बहुत हाई लेवल की चीज तो बता पाएगा विद्यार्थियों को, लेकिन एलिमेंट्री चीज नहीं बताएगा। तो अब ये बताइए कि वो एलिमेंट्री चीज नहीं है तो वो उसके दिमाग में कहाँ जाके टिकेगा। आपने तो एक नई चीज पे कुछ काम कर लिया, लेकिन जिसने किया है वो भी एलिमेंट्री चीजें बिल्कुल नहीं जानता है। तो एक रिसर्च, फ्री रिसर्च एक दूसरी बात है, और पढ़ाने का काम दूसरी बात है। पढ़ाने के काम में जब हम फिलोसफी पढ़ाते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि अब वो हजारों सेंचुरीज पहले के लोग हैं, प्रोटागोरस और मेस्थिनीज और ये जो हैं, सुकरात को हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो तो हजारों साल पहले की बात है। वो हम नई चीज कर बैठे हैं, लिंग्विस्टिक फिलोसफी में हम नई चीज कर, हम सिर्फ उतना बताएंगे आपको, ये नहीं कर सकते हैं। ये विषय के प्रति अन्याय है। हमें ग्रीक फिलोसफी भी बतानी पड़ेगी, हमें प्री सोक्रेटिक फिलोसफी पढ़ानी पड़ेगी। न्याय दर्शन है, नव्य न्याय ही पढ़ा के हम खत्म नहीं करेंगे। हम जो मौलिक न्याय है उसको भी बताएंगे, तब नव्य न्याय पे आएंगे ना। तो क्या ये अच्छा नहीं था कि इन लोगों को जो बहुत अपने अपने फील्ड में महारत रख रहे हैं उनको एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाया जाता है, वो अपना एक बुलाते ही हैं। हाँ, बुलाते तो इसके लिए कोई कानून बनने की जरूरत नहीं है। इसको ये इस तौर पे लाने का मतलब क्या कोई एक चोर दरवाजा नहीं खोल देना है कि एक चोर दरवाजा खोल दिया और वो बच्चे जो गरीब घरों से आ रहे हैं, जिनके पास सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जो गाँव से बहुत मुश्किलों से निकल के आ रहे हैं, कहीं उनके सपने में सेंध तो नहीं लग रही? बिल्कुल लग रही है, और ये गरीब की ही बात नहीं है। हम कहते हैं कि बहुत संपन्न घर से भी जो आया है, एक व्यवस्थित ढंग से ज्ञान प्राप्त करें,
इसके लिए विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज होते हैं। स्कूल कॉलेज वगैरह की कोई जरूरत नहीं, आप मैगजीन्स दे दीजिए, बस लिटरेसी दे दीजिए, साक्षरता दे दीजिए, फिर स्कूल कॉलेज की ऐसे आप कह दीजिए, कुछ कहीं से भी वो ज्ञान प्राप्त कर। लेकिन जब आप एक व्यवस्थित रूप से ज्ञान, उसके इतिहास की तरीके से, उसकी पूरी प्रक्रिया से गुजरते हुए आप एक सफर कराते हैं विद्यार्थी को। जब आप टीचर का काम करते हैं तो सिर्फ एक ज्ञान का झोला उसे नहीं पकड़ा देते हैं, आप उसको ट्रेवल कराते हैं, उसको एक पूर्ण ज्ञान के पथ पर उसको राही बनाते हैं। तो पहले क्या था, फिर उसकी क्या क्रिटिक आई, फिर उस किस तरह से बदला, क्यों बदला, और फिर अपने वर्तमान भी हम उसको क्रिटिकली देखें तो उसके लिए आपको उस विषय का ज्यादा पक्का ज्ञान पूरे उसके इतिहास के साथ और क्रिटिकल एंगल के साथ चाहिए होता है, जो सिर्फ एक किसी आला नशीन इंटरडिसिप्लिनरी में पीएचडी भर कर ले, आप करिए, उस रिसर्च को हम बुरा नहीं कह रहे हैं, पर आप बीए एमए भी उस विषय में करने के बाद फिर रिसर्च में आप बिल्कुल इंटरडिसिप्लिनरी, बिल्कुल नई कोई चीज ले लीजिए, आला नशीन चीज, अच्छा है, ये तो अच्छा है, नए फ्रंटियर्स खोलने चाहिए। पढ़ाने के लिए आपको वो टीचर चाहिए जिसकी ग्राउंडिंग बीए से, ग्रेजुएशन से हुई है, और अगर वो इंटर वगैरह में भी विषय होता है तो तब से हम कहेंगे, जितने लिटरेचर है उनकी सबकी तो प्राइमरी से हो जाती है। तो हमें ऐसे टीचर के रूप में हमें वो चाहिए, और मेरे ख्याल से इसलिए ये सही है जो आपने सवाल पूछा, वो सही सवाल था कि ये चिंता की बात है जो ये एक हटाया ये है, और ये नहीं कहा है कि अब सब वैसे ही अपॉइंट होंगे, लेकिन उनके भी लिए भी रास्ता है। तो सवाल यही है कि जब एक रास्ता खोलते हैं तो दुरुपयोग की संभावना बढ़ती है, और उसमें पावरफुल को ज्यादा मौके मिल सकते हैं, और जो नीचे से उठ रहा है, सपने लेके आ रहा है, उसके लिए मौके बहुत। सिफारिशें तो पहले भी चलती थी, लेकिन अब ज्यादा चलेंगी। उन सिफारिशों से कम पहले था सिफारिश उसी के लिए इंसान करेगा जो वो बेसिक नॉर्म सेटिस्फाई करता है। अब आपने नॉर्म ही इतने ढीले कर दिए, तो पता चला कि आपने एक फैक्ट्री के उसको जिसने बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया उसको भेज दिया है आपने, और पीएचडी तो कुछ भी वो कर लेगा कहीं इधर उधर सबमिट करके। आजकल तो कट पेस्ट इतना चलता है, इतना कट पेस्ट चलता है तो हो ही जाएगा वो। इसलिए मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जैसे 5 फरवरी तक उन्होंने मांगे हैं अपने किसी का सुझाव मांगे, क्या आप लोग कोई सुझाव भेजने वाले हो? देखिए, पूरी संस्थाएं हैं यहाँ पर, एक बहुत मशहूर और बहुत ही जमीनी तौर से काम करने वाली संस्था है AIFRTE, ये जो राइट टू एजुकेशन का करके है, और इसमें बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट लगे हुए हैं और बहुत लगन के साथ लगे हुए हैं। वो राइट टू एजुकेशन पे मुख्य रूप से काम करते हैं, लेकिन वो सभी तरह के विषय में। फिर हमारे यहाँ बहुत अच्छे शिक्षाविद कृष्ण कुमार जी जैसे हैं, और ये AIFRTE में अपने वो सतगोपाल जी हैं। तो ये सब लोग इस पर अध्ययन करेंगे, मुझे उम्मीद है कि इन लोग की तरफ से कुछ ना कुछ जाएगा। लेकिन जो मेरे लिए चिंता का विषय, जो मैं सोचती हूँ, हो सकता है कि हमारे जो दूसरे साथी शिक्षाविद हैं वो मुझसे एग्री ना करें, लेकिन जो मुझे लगता है कि पिछले 10-9 सालों में जिस तरह से सरकारी इच्छाओं ने बाकी सारे कानून, कायदे, प्रॉपर्टी को स्ट्रीम रोल किया है, कुचला है, जिस तरीके से उन्होंने जिस तरह से लोगों को घुसाया है जगह जगह, उसमें हमको ज्यादा उम्मीद नहीं रखती कि ये सब सुझाव आने पे कुछ भी होगा। सुझाव लेकर के आपको अगर वो कूड़ेदान में ही डालना है तो हम भी मेहनत क्यों करके एक प्रस्ताव बनाए, क्योंकि अभी तक सुझावों का कोई भी फायदा नहीं हुआ है। औरतों पर जो बहुत ही तेजी से बढ़ते और बहुत उसके जो उनका हिंसा है, और उस हिंसा में वहशियत का जो तेजी से बढ़ता ग्राफ है, वहशियत का, दरिंदगी का, उसमें आप भी जानते हैं कि कितनी बार, बहुत बार हमारे इनिशिएटिव पे, बहुत बार दूसरों के इनिशिएटिव पे कितने सुझाव भेजे गए हैं, एक एक्नॉलेजमेंट तक तो आता नहीं है, है ना।
और 3 साल पहले मेरे द्वारा भेजे गए कुछ सुझावों की अभी पिछले महीने एक डिजिटल एक्नॉलेजमेंट भर आया है कि इस नंबर पे वो आपका जो है वो लेटर चढ़ा है हमारे यहाँ। तो अगर ये हाल इस समय उन संस्थाओं का है जो हमारी रक्षा करने के लिए बने हैं, हमारे अधिकारों के लिए एक्टिवली लड़ाई लड़ने के लिए बने हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन, विमेन प्रोटेक्शन कमीशन जो बना हुआ है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो अगर वहां पर ये हाल है तो हमें उम्मीद नहीं है कि ये जो सुझाव जाएंगे उन पर ध्यान भी दिया जाएगा, उनको पढ़ा भी जाएगा। एक मैम आखिरी सवाल पूछ रहे हैं, ये जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस करके जो टर्म आया और वो लागू हुआ, उसके बहुत खामोशी से लागू हुआ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सबसे भयानक, बहुत ही शर्मनाक, शिक्षा के लिए भयानक और शिक्षा के स्वरूप को विकृत जिस तरह इसने किया है, उसके लिए हम कहेंगे शर्मनाक चीज है जो हुई। इसके लिए कोई सुझाव नहीं मांगे गए, सिर्फ एक आदेश आ गया कि अब एक नई कैटेगरी प्रोफेसर्स की होगी और जिसके तहत लोग अपॉइंट किए जाया करेंगे, वो है प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस हुआ करेंगे। प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस क्या करेंगे? तो सिर्फ ये बताया गया कि वो जिंदगी के बारे में बताएंगे। अब जिंदगी जो चीज है वो जरा सोचिए है क्या, सैकड़ों इसके पहलू हैं, हजारों इसके बारे में सोचने वाले बिंदु हैं। इसमें आप जिंदगी के बारे में क्या बताएंगे? सिर्फ धर्म बताएंगे, इसकी सोशियोलॉजी बताएंगे, इसके अंतर संबंधों के बारे में बताएंगे, इसमें होने वाले एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में बताएंगे, इसमें होने वाले प्रेम के बारे में बताएंगे, या इसका जो स्ट्रक्चर है जेंडर के हिसाब से जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का है, फिर जाति वाला है, फिर गरीब अमीर वाला है। जिंदगी के तो हजारों पहलू हैं, आप क्या क्या बताएंगे उसमें? और उनकी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होगी, जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है। और ऑलरेडी जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके बारे में, जो बिहार में हुए हैं, अच्छा, जो पता चला है वो ये है कि उनमें से ज्यादातर चौथा पांचवा भी पास नहीं है, वो सिर्फ आरएसएस के प्रचारक हैं। वो प्रचारक रहे हैं संघ के और कोई एजुकेशन उनकी नहीं है, और वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अपॉइंट हो चुके हैं। अब ये क्या पढ़ा रहे होंगे? जिंदगी को उन्होंने किस दृष्टि से देखा है, वही दृष्टि वहां पढ़ाई जाएगी। तो अगर आपने जिंदगी को इस दृष्टि से देखा है कि धर्मों की लड़ाई होनी चाहिए, धर्मों के बीच में नुकीलापन होना चाहिए, और एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों को स्वीकार नहीं होना चाहिए, हमारा वर्चस्व होना चाहिए, तो वो पढ़ाया जाएगा। अगर वो समझते हैं कि नहीं, हमें मिलजुल के रहना चाहिए, हमें एक दूसरे से लेना देना चाहिए, हमें मोहब्बत करनी चाहिए, मोहब्बत ना करो, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, तो वो पढ़ाएगा। तो इसमें से कौन सी चीज अब पढ़ाई जाने वाली है, हमें क्या पता। अपने आप में ये बहुत भयानक, खतरनाक प्रपोजल था जो लागू हो चुका है हमारे यहाँ, जिसके लिए जनता से कोई सुझाव नहीं मांगा। नहीं, हमारी नॉलेज में नहीं हुआ हो, तो हो सकता है मेरी ये अज्ञान रहा हो, लेकिन ये पता चला कि आया है और वो अपॉइंट हो गया है। जैसे सोशल मीडिया में लोग डालते हैं, उसका वेरिफिकेशन किया तो पता चला हाँ है, इतना है कि हो गए हैं अपॉइंट। और बहुत जगह है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में इधर निकला है, शायद ऐड निकला है कि लोग अप्लाई करें जी प्रैक्टिस का। तो सवाल ये कि जहाँ कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आप बिल्कुल खुला मैदान छोड़ रहे हैं, तो हम चाहें तो क्या करते हैं कि हम अपने नौकरी करा सकते हैं अपने यहाँ की, ये अनुभव है जिंदगी का, लो अनुभव, हमारे पैर दबाओ बैठ के, ये भी कर सकते हैं। हम उससे केवल कथा वाचन करा सकते हैं, आप कराइए, हम उससे नमाज पढ़वा सकते हैं कि पढ़ो, नमाज पढ़ना सीखो, आप यज्ञ करना सीखो, आप नरबली देना सीखो, आप कुछ भी करा सकते हो ना जीवन के उसमें। तो उसके लिए कोई ऐसा वो कुछ नहीं है। आप हनुमान चालीसा पढ़िए और या फिर आप मुक्ति बोध की कविताएं पढ़िए, कुछ भी करा सकते हैं। अब हमें चूज करना है इसमें से क्या है। तो
बहुत ये एक तरह की पागलपन है जो हमारे यहाँ सवार है, और ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि विश्वविद्यालय का तो मतलब होता है जो विश्व भर के लोगों के लिए शिक्षा ज्ञान का। के दरवाजे खोले। और ट्रेडिशनली तो यूनिवर्सिटीज को लाइट हाउसेस कहा गया है, प्रकाश स्तंभ जिसको हिंदी में कहेंगे, प्रकाश स्तंभ। तो प्रकाश क्या देगा जो इतने कोहरे और धुएं में लपेट के हमारे सामने पेश किया जा रहा है? प्रकाश क्या मिलेगा? हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप थी नाजरीन रूपरेखा वर्मा जी, और आपने इस मुद्दे पे अपनी बेहतरीन राय हमारे सामने रखी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर किसी रोज किसी और अहम मौजू पर आपके साथ हम हाजिर होंगे गुफ्तगू के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शब बखैर, नमस्कार।